Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके करंट अफेयर्स, जो कि आपके जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स हैं। इस पर हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और 2 सेशंस हमने करंट अफेयर्स के कवर कर लिए हैं और ये हमारे प्रीवियस वीडियो के ही रिमेनिंग क्वेश्चंस का पार्ट है। हमने अपने प्रीवियस सेशन में 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और बाकी के क्वेश्चंस को हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर से देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मिस ना हो। ये करंट अफेयर्स जो होते हैं ये सिर्फ आपके लिए ये जो करंट अफेयर्स है ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर जा रहे हैं तो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज़, टाइम वेस्ट किए बिना सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हम यहाँ जाएंगे। यस, सो दिस क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड। अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है आपका $1.5 million लोन टू सपोर्ट इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसने किया है? आपके वर्ल्ड बैंक ने किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है या फिर आपके इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने किया है या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने किया है। ठीक है, हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने? विश्व बैंक ने दी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दी है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने दी है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने। सो हियर द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विश्व बैंक। तो विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है इसी ने हाल ही में आपकी भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने इसको अप्रूव कर दिया है। ताकि क्या किया, क्यों इसको अप्रूव किया है बेसिकली, तो उनका जो मोटिव था इसको अप्रूव करने का वो था जो भी आपका ताकि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया को लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट को सपोर्ट करे इंडिया, इस वजह से उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने ये लोन जो है वो अप्रूव किया है। फंडिंग जो होगी वो क्या करेगी? ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ पे जो फंडिंग एजेंसी होगी वो ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर्स और रिन्यूएबल एनर्जी। हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रोलाइजर्स है, ग्रीन हाइड्रोजन्स हैं, इनको बूस्ट करेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये इनको जब ये सब बूस्ट होंगे तो इससे जो इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है या फिर हम कह सकते हैं जो भी एनर्जी गोल हैं वो आपके 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की 500 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव कर लेंगे। और कब तक अचीव कर लेंगे इस 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को? तो ये अचीव कर लेंगे आपके
30 तक, और जो नेट ज़ीरो एमिशन रहेगा वो कब तक कर लेंगे, नेट ज़ीरो एमिशन कब तक करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ यही पूछा जाए कि किसने मंजूरी दी है, बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि कब ये जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और एनर्जी गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और एनर्जी गोल्स अचीव होंगे और ये जो 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ये अचीव होगी 2030 तक। और जो नेट ज़ीरो एमिशन मिशन होगा, नेट ज़ीरो एमिशन मिशन, इसको वो अचीव करेंगे 2070 तक, 2070। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट recently which country's navy has signed deal with India's Garden Reach shipbuilders and engineers for an 800-ton ocean going tug। तो किसने किया है? म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश या चाइना। हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारत के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के साथ 800 टन के समुद्री तट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? म्यांमार ने किए, श्रीलंका ने, बांग्लादेश या चीन ने। तो ये किसने किए हैं? नन अदर देन बांग्लादेश। तो ये समझौते पे हस्ताक्षर बांग्लादेश ने किए हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो नेवी थी उसने एक सिग्निफिकेंट डील जो है वो साइन की है किसके साथ? इंडियाज़ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के साथ 800 टन ओशियन गोइंग टग के लिए। और ये आपका पार्ट रहेगा $500 मिलियन का, $500 मिलियन। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये आपका ढाका में फाइनलाइज्ड हुआ था। कहाँ फाइनलाइज्ड हुआ था? ढाका में। और इसमें विटनेस कौन था? वही आपका ये GRSE इसका विटनेस था, और बांग्लादेश के जो नेवी ऑफिशियल्स थे वो विटनेस थे। जो इंडियन नेवी चीफ एडमायरल थे जिनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी, तो इनकी भी विज़िट रही थी बांग्लादेश में। ठीक है, और इन्होंने भी डील के साथ कोइंसाइड किया था। और इससे क्या हुआ, जो हमारा बायलैटरल डिफेंस टाइज था वो एम्फसाइज हुआ, और नए नेवल कोऑपरेशन यहाँ पे एक्सप्लोर हुए, नेवल जो भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आंसर। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रिसेंटली डिक स्कूफ हैज़ अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आपके डिक स्कूफ जो हैं वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? नीदरलैंड के हुए हैं, आयरलैंड के हुए हैं, पोलैंड के हुए हैं या फिर वियतनाम के हुए हैं? हाल ही में डिक शफू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड, आयरलैंड, पोलैंड या वियतनाम? तो किसका किया गया है? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था डिक स्कूफ को, क्योंकि वो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। किसके बने थे? तो नीदरलैंड के वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। एंड उन्होंने अपनी ईगरनेस एक्सप्रेस की कि वो भैया इंडिया और नीदरलैंड के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, स्कूफ ने कहा ठीक है कि वो अपने इंडिया और नीदरलैंड के जो भी रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। एंड जो स्कूफ हैं ये आपके
डच सीक्रेट सर्विस के फॉर्मर हेड हैं, ठीक है, फॉर्मर हेड थे डच सीक्रेट सर्विस, जो डच की सीक्रेट सर्विस है उसके ये फॉर्मर हेड थे। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये स्वर्ण हुए थे किंग विलियम अलेक्जेंडर के द्वारा, किंग विलियम अलेक्जेंडर के द्वारा ये स्वर्ण हुए थे। ये मार्क रूटे में सक्सीड हुए थे, जो कि नाटोज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बना। और जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन था, जो 7 मंथ्स को फॉलो करके जो न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें भी इनकी एक अच्छी खासी भूमिका रही थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट वेयर वॉज दी 16th edition of the Indian Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant held? कहाँ हुआ था? कोलकाता वेस्ट बंगाल, उलानबातर मंगोलिया, उमरोई मेघालय या गुवाहाटी असम। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता पश्चिम बंगाल, उलानबातर मंगोलिया, उमरोई मेघालय या गुवाहाटी असम। तो कहाँ किया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उमरोई मेघालय में किया। तो इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 16th एडिशन जो था वो उमरोई मेघालय में स्टार्ट हुआ। कब से कब तक चला था? तो जुलाई 3 से 16 तक, ठीक है। तो जुलाई 3 से 16 जुलाई तक ये आपका चला था। एंड इसमें आपके 45 इंडियन पर्सोनल्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। कितने? 45 इंडियन पर्सोनल्स यहाँ इन्वॉल्व थे, और मंगोलियन आर्मी के भी पर्सोनल्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे। एंड 150 क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन के। ये जो एनुअल इवेंट था ये ऑल्टरनेटिव वे में होता है कंट्रीज़ के बीच पे, और ये फोकस करता है आपके काउंटर इंसर्जेंसी पे सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन में। कहाँ, किन एरियाज़ में? तो सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन। जो की अटेंडीज थे यहाँ पर उनमें कौन कौन था? तो उनमें मंगोलियन एम्बेसडर थे जिनका नाम था डेम वेजेविन, ठीक है, गैनबोल्ड, ठीक है, डेम बेजाविन गैनबोल्ड, ये आपके मंगोलियन एम्बेसडर थे। एंड मेजर जनरल प्रसन्न जोशी यहाँ पे की अटेंडीज थे। और ये जो एक्सरसाइज है ये इन्हांस करेगी इंट्रोपरेबिलिटी को एंड डिफेंस कोऑपरेशन को। क्लियर है? चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह शिट यार, चलिए मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ कह रहे हैं कि रिसेंटली एयर इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो हाल ही में एयर इंडिया किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? कहाँ स्थापित कर रही है? तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थापित कर रही है। तो जो एयर इंडिया है वो साउथ एशिया का जो लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल है वो महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट।
महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्टार्ट कर रही है। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कितना इन्वेस्टमेंट लगा इस स्कूल को बनाने में, कितना इन्वेस्ट किया, तो 200 करोड़ से भी ज़्यादा। ठीक है, और ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड ये एड्रेस करेगा एयरलाइन की नीड को। ठीक है, 500 to 700 पायलट्स के लिए, 500 to 700 पायलट्स के लिए। एंड हम एक तरह से कह सकते हैं कि लार्ज क्राफ्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर को ये फॉलो करेगा। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र के साथ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के पार्टनरशिप के साथ जो 10 एकड़ की फैसिलिटी है वो 180 कमर्शियल पायलट्स को ट्रेन करेगी ईयरली। एंड 31 सिंगल इंजन पाइपर एयरक्राफ्ट और 3 ट्विन इंजन डायमंड एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 31 सिंगल इंजन पाइपर एयरक्राफ्ट और 3 ट्विन इंजन डायमंड एयरक्राफ्ट का यूज़ करके यहाँ पे 180 कमर्शियल पायलट्स को जो है वो ट्रेन किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन कहता है नागार्जुना सागर श्री साइलाम टाइगर रिजर्व NSTR रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में है, ये आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कहाँ है ये, तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुना सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व NSTR जो हाल ही में खबरों में रहा है, ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आपके इंडियन गौर को स्पॉट किया गया है। ठीक है, इंडियन गौर यहाँ बहुत दशकों के बाद यहाँ पर इंडियन जो एक्सटिंक्ट इंडियन गौर थी उसको यहाँ स्पॉट किया इस नागार्जुना सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और ये हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट और टॉलेस्ट वाइल्ड कैटल माना जाता है। ठीक है, ये जो गौर है बॉस गौरस, वो नेटिव है आपकी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है, वहीं के रहने वाले मतलब वहाँ के नेटिव हैं ये। एंड ये एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या करते हैं, इनहैबिट करते हैं। ठीक है, एंड मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट को भी इनहैबिट करते हैं ओपन ग्रासलैंड्स के साथ। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर प्रेफरिंग हिली टेरेन जो रहता है वो 1500 to 1800 मीटर के बिलो रहता है। ठीक है, विद लार्ज हम कह सकते हैं लार्ज अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स और अबंडेंट वाटर के साथ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड एन एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक दैट इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेस ऑर्गेनोफॉस्फेट वेस्ट पेस्टिसाइड्स। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा हमारा भारत के किस शोध संस्थान ने हाल ही में एक एंटी कीटनाशक कपड़ा विकसित किया है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट आधारित कीटनाशकों को प्रभावी रूप से बेअसर करता है। किसने किया है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ने, इंस्टीट्यूट फॉर स्टैम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। So here correct answer goes with option number B, Institute of Stem Cell Science and Regenerative Medicine and STEM। तो ये बेसिकली आपका कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक है, तो बेंगलुरु में जो इंस्टीट्यूट है आपका स्टेम सेल साइंस और रीजनरेटिव मेडिसिन का, इसने एक इनोवेटिव एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक को डेवलप किया है। ये जो फैब्रिक है ये न्यूक्लियोफिलिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करेगा जो कि कोवैलेंटली बॉन्ड बनाएंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट बेस्ड पेस्टिसाइड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, और कितने, इवन आफ्टर 150 वॉशेस,
इसका जो एम है वो फार्मर्स को क्रोनिक पेस्टिसाइड से बचाना है, ठीक है। जो क्रोनिक पेस्टिसाइड की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करना इसका उद्देश्य है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो जो डिटॉक्सिफाइंग पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्टिसाइड्स को डिटॉक्सिफाई करके ये उनको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे डिटॉक्सिफाई करेगा पेस्टिसाइड को, तो न्यूक्लियोफाइल मीडिएटेड हाइड्रोलिसिस के थ्रू। किसके थ्रू करेगा, न्यूक्लियोफाइल मीडिएटेड हाइड्रोलिसिस। तो न्यूक्लियोफाइल मीडिएटेड हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये पेस्टिसाइड्स को डिटॉक्सिफाई करेगा। न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरियाज़ की तरफ, ठीक है। और इससे क्या होगा, इफेक्टिव पेस्टिसाइड न्यूट्रलाइजेशन होगा और एग्रीकल्चर की जो सेफ्टी है वो एनहांस होगी। क्लियर, चलेंगे। क्या है ये सिस्टम, एक बार में कट नहीं होता और इससे आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये ब्रश पेन नहीं हटेगा। ये काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ब्रश पेन एक बार में नहीं हट रहा है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। चलिए आगे देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। और दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेशन का। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा सो दैट उनको भी इससे हेल्प मिल सके। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका कोई सजेशन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा हम सेशंस अलग अलग चला रहे हैं, कभी करंट अफेयर्स दे रहे हैं, कभी आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम की वीडियोस दे रहे हैं। तो ऑल्टरनेट पैटर्न में हम चल रहे हैं। देखिए हर मंथ हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं कि लाइक जून के, जुलाई के, थोड़ा सो दैट अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाते हो तो आपका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन यहाँ पर होती रहे, क्योंकि यूजीसी नेट के साथ साथ आप अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे डेफिनेटली। सो करते रहिए प्रिपेयर, क्योंकि नेट का तो कोई पता नहीं कब क्लियर हो क्या हो, और क्लियर होने के बाद भी कोई चांसेस नहीं है, सच कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो अदर फील्ड में भी जहाँ वैकेंसी आ रही है बस गो एंड ट्राई अगर आप एलिजिबल हैं तो प्रिपरेशन अपनी करते रहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करिए। मेरा सजेशन यही है आपके साथ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।